आज के इस देखिए, इस तरह से अनुशासनहीनता करिएगा, ये गलत बात है। इसे ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। इस तरह से नौकरी चाहिएगा, सरकार नौकरी नहीं देगी। और इस तरह से खाली कागज लेके बैठे रहिएगा। नियोजित शिक्षकों ने इस बिहार का क्या हाल किया हुआ है, ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। दूध का चला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। बहाली पूरी मुस्तैदी से होगी, जैसे पहले बहाली होती थी वैसे बहाली नहीं होगी। दबाव मत बनाइए। आज के इस मंच पर उपस्थित सम्मानित वाइस चांसलर ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय एसपी सिंह साहब, मंच पर उपस्थित बेगूसराय के नौजवान क्रांतिकारी विधायक राजकुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित विधान पार्षद सर्वेश जी, सम्मानित बड़े भाई और पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित प्रोफेसर राम अवधेश कुमार सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित LNMU के सम्मानित रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद साहब, मीडिया के हमारे सम्मानित साथीगण और जिला परिषद के हमारे सम्मानित अध्यक्ष रविंदर चौधरी जी, हमारे साथ पटना से आए हमारे नौजवान साथी रंजीत झा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अभिभावकगण, शिक्षकगण, मेरे नौजवान साथी, जो छात्र संघ के हमारे नौजवान साथी हैं। हमने भी NSY से अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे नौजवान साथी अपने मांगों के लिए अपने शिक्षा मंत्री का, लेकिन कभी भी किसी के पास अपने मांग को लेके जाइए, अपनी बातों को कहिए तो बजाते शिष्टाचार से, अनुशासन से। ये बहुत ज़रूरी है कि जिससे आप मांग कर रहे हैं वो आपकी बातों से प्रभावित हो। और प्रभावित करने का 2-3 तरीका होता है। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहिएगा, अपनी बातों को अच्छी बातों को अपने अच्छे शब्दों से आप व्यक्त नहीं करिएगा, अपनी जो मांग है उसको आप अच्छे से पुटअप नहीं करिएगा, तब तक कोई प्रभावित नहीं होगा। मिलके प्रतिनिधिमंडल आप हो करके दे दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आपकी सभी मांगे जायज है। हमारी दिली इच्छा है कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हम चाहते थे जब मुंगेर पूर्णिया का हुआ उस समय भी हमारी इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। हम पूरी भावना से आपको कहते हैं कि दिनकर विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए पूरी ताकत का प्रयोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि ये जन जन की भावना है। और लोकतंत्र में जब जन जन की भावना का हम लोगों को सम्मान करना पड़ता है। लेकिन नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों की स्थापना कैसे हो, उनमें क्या क्या उनके कारण है, उनको क्या क्या क्राइटेरिया है, उन सब के बाद हम किन परिस्थितियों में इस विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर के जो पोता हैं वो हमारे साथ पढ़ते थे, वो हमारे अभिन्न मित्र हैं, बॉम्बे में रहते हैं और बराबर उनसे बात होती रहती है। वो गाँव आते हैं, कहीं यहीं बेगूसराय में उनका गाँव है, रहते हैं। उनकी भी बहुत इच्छा है कि बेगूसराय, इसलिए मेरी, अगर आप एक अशोक चौधरी एक व्यक्ति के रूप में अगर आप हमसे पूछिएगा तो मैं ये चाहता हूं कि आज 24 घंटे में ही दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री के रूप में जो कायदा कानून है उन सबको परिपूर्ण करने के बाद ही हम कोई घोषणा कर सकते हैं। लेकिन हम आपकी भावना के साथ हैं। पहले भी आए थे इस विद्यालय में और हमने यहाँ के इस प्रांगण में हमने भोला बाबू, स्वर्गीय भोला बाबू थे, उस समय अमिता भूषण जी हमारी विधायिका थी, सब लोग थे इस विश्वविद्यालय में। और उस समय ये जो समस्या थी छात्रों की, उसके लिए एक एक्सटेंशन काउंटर का हम लोगों ने उस समय उद्घाटन किया था। लेकिन बाद में जब हमारे प्रिंसिपल साहब आए और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का यहाँ जो एक्सटेंशन काउंटर है वो बंद हो गया है,
हम बोले क्यों बंद हो गया? तो बोले कि उसके बाद किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो बच्चों को बहुत समस्या हो रही है। तत्काल हमने वाइस चांसलर से हमने फ़ोन पर बात किया और हम धन्यवाद देते हैं इस मंच पर वाइस चांसलर साहब से। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी रह चुके हैं, इन्होंने वहाँ पर भी लखनऊ विश्वविद्यालय में भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और आज हमें पूर्ण विश्वास है कि LNMU के भी वाइस चांसलर हैं, नए सिरे से इस पूरे विश्वविद्यालय के उत्थान में अपने अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। और उन्होंने तत्काल इस विस्तार केंद्र के लिए, जब मैंने इनसे फ़ोन पे बात किया, उसके 2 दिन बाद दरभंगा में मेरा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं था, वैसी साहब भी थे। उन्होंने कहा कि हमने तत्काल 2 लोगों को वहाँ अपॉइंट किया है और 2 लोगों को यहाँ भी अपॉइंट किया है कि वहाँ के जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आएंगे, जितने भी मार्कशीट के लिए कुछ भी और भी जो विश्वविद्यालय से समस्या है, उसके लिए छात्रों को जो आना पड़ता है, उसके लिए तत्काल इसका निष्पादन होगा। और हम ख्याल रखेंगे कि हम जब तक वाइस चांसलर रहें, उस विस्तार केंद्र को दोबारा बंद होने का नौबत ना आए। इसीलिए जो व्यक्ति खुद हम स्टूडेंट रहे हैं, हमने देखा है कि हम उनको वाइस चांसलर और प्रिंसिपल के चैम्बर में जाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एक एप्लीकेशन लेके 4 दोस्तों को इकट्ठा करना पड़ता था, तब हम प्रिंसिपल के चैम्बर में जा पाते थे। इसलिए हम छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने तत्काल वाइस चांसलर से अनुरोध किया और उनको धन्यवाद भी हम देते हैं। साथियों, ये आज जो हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर गणेश दत्त जी की जयंती भी है और इस कॉलेज का स्थापना दिवस भी है। यह सुखद सहयोग है कि इस कॉलेज की स्थापना एक दिवस के दिन सर गणेश दत्त की जयंती का भी हम लोग जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। क्यों हम मनाते हैं इतने महापुरुषों की जयंती? क्योंकि इन महापुरुषों ने समाज को अपने कठिनतम समय में भी कुछ देने का काम किया है। एक से एक महान इस प्रदेश में विभूति हुए, जिन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त कंठ से और खुले हाथों से उन्होंने दान करने का काम किया। सर गणेश दत्त को उनके प्रशासनिक क्षमता के लिए अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी और एक न सिर्फ एक अच्छे शिक्षाविद थे, बल्कि एक अच्छे वकील भी थे। और अपने पैसे का एक बड़ा चंक जो है उन्होंने इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और खास करके अति पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने उस समय वजीफा का व्यवस्था करने का काम किया था, स्कॉलरशिप देने का काम किया था। तो जो लोग आज हमारा समाज जाति प्रथा के कुंठा से पूरी तरह से ग्रसित है, जात पात की कुंठा से ग्रसित है, आज लोग धर्म की कुंठा से ग्रसित हैं, लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं, लोग जात पात करते हैं और लोग हम चाहते हैं कि हम 21वीं सदी का हिंदुस्तान बनाने का काम करें। अगर हम 21वीं सदी का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं तो हमें इन सब मानसिकता से ऊपर उठना होगा, मानवीय दृष्टिकोण से हर चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम 21वीं सदी का बिहार बना सकते हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में कहते हैं कि बजट का 9% खर्च होना चाहिए शिक्षा पर। और हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि 2010 से माननीय मुख्यमंत्री ने 9 से ज़्यादा प्रतिशत के बजट का खर्च शिक्षा पर करने का काम किया है। क्या स्थिति थी पहले जब सरकारें नहीं थी नीतीश कुमार की? तो प्रोफेसर जो यहाँ बैठे हैं या जो प्रोफेसर आज रिटायर कर गए हैं, उनको पता होगा कि आज के पहले 6-6 महीना में सैलरी मिलता था और आज हर महीने सैलरी देने का काम राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार का काम है कि जो लोग हमारे पढ़ाते हैं उनको कहीं आर्थिक संकट नहीं हो, और उसकी व्यवस्था माननीय नेता ने किया है। 24,000 करोड़ का बिहार का बजट था और इन 15 वर्षों में 2,15,000 करोड़ का बजट करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और सिर्फ शिक्षा पर 32,000 करोड़ का बजट है इस प्रदेश में। लेकिन क्या स्थिति है शिक्षा की? इस पूरे प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है? सरकार तो की जो भूमिका है और माननीय नेता ने जो भूमिका का निर्वहन करना है, उसमें 100% खड़ा उतरने का काम सरकार ने किया। न सिर्फ शिक्षा का बजट बढ़ाया, बल्कि जो हमारे शिक्षक, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा जो प्रदान करते हो, उनको समय से सैलरी मिले, उनको पेंशन समय से मिले, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने किया है और बजट को इतना बढ़ाने का काम किया। लेकिन क्या आज से 15 वर्ष पूर्व जो शिक्षा की व्यवस्था इस प्रदेश में थी, वो आज क्या है इस प्रदेश में? आप खुद चिंतन करिए। 32,000 करोड़ के बजट करने के बाद भी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुदृढ़ होने का काम किया। इस प्रदेश में जो नियोजित शिक्षक थे 1,500 रुपया पाते थे, आज 30,000 रुपया पाते हैं। लेकिन पढ़ाई कराने के लिए उनसे जाके पूछिए प्राथमिक विद्यालय में, क्या वो जाते हैं प्राथमिक विद्यालय में? लोग कहते हैं
लोग कहते हैं कि हमको वहां से वहां ट्रांसफर करिए, लोग कहते हैं कि हमको यहां से वहां कर दीजिए। सुविधा सब आप चाहते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ये ऐसी दोहरी नीति कितने दिन तक चलेगी? क्या बिहार का भविष्य, जो आने वाली जो बड़ी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी इस प्रदेश की है, क्या वो इसी में फंसी रहेगी कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सरकार सिर्फ पैसा दे और शिक्षकों के मजबूत उनके शिविर करने की स्थिति को कोई चिंता करने वाला नहीं है? लोग घूमते हैं बहाली कर दीजिए। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार में सिर्फ लोगों को नौकरी देने के नाम पर रह गई है। शिक्षा की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। इसीलिए जिस तरह से कोरोना में बिना एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड के शिक्षा व्यवस्था सुधरी नहीं है, उसी तरह से इस प्रदेश में भी फिर से शिक्षा व्यवस्था में एंटीबायोटिक की जरूरत है। जब तक पूरी कड़ाई से व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं हो सकती है। इसीलिए जो लोग आते हैं बोलते हैं कि हमको पढ़ाइए, हमको नौकरी दे दीजिए, हमको यहाँ कर दीजिए, सब लोग परेशान हैं, लेकिन शिक्षा, बच्चे कैसे शिक्षित हों, इसके लिए कोई ज़्यादा परेशान नहीं होता है। हमारा समाज भी बिजली नहीं है उसके लिए लड़ता है, सड़क नहीं है उसके लिए लड़ता है, लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, उसके लिए कोई लोग कहने के लिए नहीं आता है कि आज इस प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, उनको चिंतन करने पड़ेगा, उनको नए सिरे से इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। सरकार 32,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार के शिक्षा पर खर्च करती है। अपने पूरे बजट का एक मजबूत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का काम करती है, और उसके बाद भी अगर हमारे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है। इसीलिए आने वाले समय में इन कमियों को दूर करना एक बहुत मजबूत चुनौती है, और हम सबको इसको मिलकर के इसका सामना करना पड़ेगा। हम जो लोग यहाँ पर, हमारे जो प्रोफेसर हैं, जो लोग यहाँ पर शिक्षा जगत से जो लोग हैं, हम उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत, सशक्त और शिक्षित करने के लिए जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो बुजुर्गों ने, जो हमारे फोरफादर्स ने जिस तरह से इस प्रदेश में शिक्षा के लिए अपने जमीन, अपना मकान, सब कुछ दान करने का काम किया, क्योंकि उनको चिंता थी कि हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूत और सशक्त हो, और इसके लिए उन्होंने दान देने का काम किया। चाहे अनुग्रह नारायण सिंह हो, सर गणेश दत्त हो, मदन मोहन माल, कितने ऐसे लोग हैं, चाहे दरभंगा महाराज हो, उन्होंने अपनी संपत्तियों को दान किया है। लेकिन अब क्या है, लोग जो संपत्ति है उसी को हड़पना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ हमारा हो जाए। कैसे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी? इसीलिए हम आप सबसे आग्रह और निवेदन करते हैं और आपको आश्वासन देते हैं, अभी बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यह विभाग मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शिक्षा के, बिहार के शिक्षा के लिए एक सजग नागरिक होने के नाते जो चिंता मेरे पहले थी, वो चिंता आने वाले समय में भी जारी रहेगी। और शिक्षा कैसे व्यवस्था मजबूत हो, गुणवत्ता शिक्षा इस प्रदेश में कैसे प्राथमिक, माध्यमिक और कैसे उच्च शिक्षा में हम उसको, गुणवत्ता को बढ़ाएं, उस पर हमारा चिंतन चालू रहेगा। हम सब मिल करके, पूर्ण भरोसा है कि ये वही बिहार है जहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ लोग बिहार को, विदेशों से लोग बिहार में पढ़ने आते थे। ये वही बिहार है। यहाँ का डीएनए बहुत मजबूत है, बौद्धिक है। आज आईएएस की परीक्षा देखिए, इंजीनियरिंग की ऑल इंडिया परीक्षा देखिए, मेडिकल की ऑल इंडिया परीक्षा देखिए, सबसे ज़्यादा प्रतिशत बिहार के बच्चों की है, क्योंकि हमारा डीएनए, हमारा बौद्धिक है। हमको अगर थोड़ा भी मौका मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनेक संस्थानों का निर्माण किया इस प्रदेश में। अपने 15 साल के कार्यकाल में आईआईटी, एनआईटी, वीआईटी, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, हर एक तरह से संस्थाओं का निर्माण किया कि हमारे आने वाली पीढ़ी सशक्त और मजबूत हो। और हर पंचायत में +2 विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए आइए सब मिल करके इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने में इस चुनौती का सामना करें, और इस प्रदेश में दोबारा इस प्रदेश की गौरवशाली विरासत को, गौरवशाली जो हमारा इतिहास है, उसको पाने के लिए हम एक चुनौती का सामना करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार की शिक्षा।